किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे भैया रोज बाजार से मेरे लिए नारियल पानी लेकर आते थे। वह पानी पीते ही मैं बेहोश हो जाती और जब होश में आती तो खुद के शरीर पर खरोंच के निशान पाती थी और मेरा पूरा बदन दर्द से टूटता होता था। एक दिन मैंने नारियल पानी नहीं पिया और बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद मैंने देखा कि भैया, मेरा नाम रितु है और मैं और मेरे भैया अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मेरे पिताजी ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन वह जैसे तैसे हम लोगों का गुजारा कर ही देते थे। मेरी और मेरे बड़े भैया रमेश की पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देते थे और वहीं पर मेरी माँ भी हम लोगों का खूब ख्याल रखती थी। हमारी परवरिश में उन दोनों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और हमें हमेशा से ही अच्छे संस्कार देते थे। हमें अपने माता पिता के संस्कारों पर खूब गर्व था और हम भी एक अच्छी राह पर चलते थे। दरअसल मेरे भैया पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और मैं भी होशियार थी। जब हम दोनों कॉलेज में हुए तो अच्छे से पढ़ाई करने लगे और यही टारगेट बना लिया था कि आगे चलकर एक अच्छी नौकरी हासिल करके माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमें कहाँ पता था कि हम लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। दरअसल जब हम दोनों बहन भाइयों की परीक्षा चल रही थी तो मेरे मामा जी की लड़की की शादी रखी गई थी और उस शादी में सब लोगों को बुलाया गया था। तभी हम लोगों की परीक्षा सर पर थी तो हम लोगों ने मना कर दिया और बोल दिया कि हम लोग शादी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परीक्षा सर पर होने की वजह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए। इसलिए हम लोगों ने तो मना कर दिया, लेकिन माँ पिताजी को तो जाना ही था। तभी उन्होंने कहा कि 2 दिन की बात है, हम लोग शादी को निपटा कर आ जाते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं और मेरे बड़े भैया घर पर ही रहे और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगे। मेरी माँ और पिताजी उनकी शादी में चले गए। वहाँ 2 दिन के बाद शादी अटेंड करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो एक बड़े एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। जब यह खबर हम लोगों तक पहुंची तो हम लोगों की तो पूरी धरती ही पैरों तले से निकल गई। हम लोग तो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। अपने माँ पापा के बिना रहना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अब तो जैसे दुखों का पहाड़ हम लोगों के ऊपर आ पड़ा था। हम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे अब हम लोगों ने अपने आप को संभाला और मैंने और मेरे भैया ने एक दूसरे का सहारा बनकर चलने का फैसला किया। अब हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और अच्छे से जीवन यापन करने लगे। अपने मम्मी पापा की कमी को तो हम हमेशा ही महसूस करते थे, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा क्या बचा था। कभी कभी तो हम लोग सोचते कि काश हम भी उनके साथ चले जाते, तो पीछे यह दुख देखने के लिए हम तो ना रहते। लेकिन खैर, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। हम लोगों के करने से तो कुछ होने से रहा। मेरे भैया ने एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और उसमें उनका प्रथम स्थान आ गया। अब उनके हाथ में एक सरकारी नौकरी थी। वहीं पर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। जब मेरे भैया का रिजल्ट आया तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हम दोनों बहन भाइयों ने अच्छे से एक दूसरे को मिठाई खिलाई, लेकिन हमारी खुशी के बीच माँ पिताजी के ना होने का दुख भी था। हम लोग उनका सपना पूरा करने के लिए ही तो प्रयास कर रहे थे और मेरे भैया के नौकरी लगने पर वह भी हमारे साथ नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने यही सोच लिया कि उनकी आत्मा को तो ज़रूर शांति मिलेगी। अब मेरे भैया अच्छे से नौकरी करने लगे और मुझे भी पढ़ाने लगे। मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देती थी और खूब मन लगा कर पढ़ती थी ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तभी एक रोज़ मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और उल्टियाँ भी शुरू होनी हो गईं। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी।
तभी मैंने भैया को फ़ोन किया और भैया जल्दी से ऑफिस से घर आए और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरे अंदर खून की कमी है और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। तभी मेरे भैया ने मुझे दवाई वगैरह खिलाई और घर पर ले आए। घर पर आने के बाद मेरे भैया ने मुझे सख्त मना कर दिया कि मैं घर पर किसी भी तरह का काम ना करूं और पढ़ाई लिखाई में भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लूं और अच्छे से आराम करूं। लेकिन रही बात हमारे घर की काम की, तो वह कौन करेगा? अगर मैं आराम करने लग गई तभी भैया ने कहा कि हम कोई अच्छा सा नौकर रख लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी भैया ने काफ़ी जगह फ़ोन किया और एक अच्छे नौकर की तलाश करनी शुरू कर दी। दरअसल भैया ने कहा कि एक नौकर की बजाय नौकरानी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि तुम भी सुरक्षित होगी, खुद को सुरक्षित महसूस करोगी। लेकिन हमें कोई भी नौकरानी ऐसी नहीं मिली जो हमारे घर का काम कर सके। कोई नखरे दिखा रही थी तो कोई पगार ज़्यादा मांग रही थी। दरअसल मेरे भैया तो ज़्यादा पगार देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कि इतना तो काम ही नहीं है जितना वह पैसे मांग रहे हैं। ऐसे में क्या पैसे पेड़ पर थोड़ी ना लगते हैं, जो मांग मन में आए वैसे ही दे दिए। तभी इसी कशमकश के बाद भैया के एक दोस्त ने हमें एक नौकर तलाश करके दिया, जिसका नाम रामू था। रामू काफ़ी अच्छा और ईमानदार नौकर था। वह अपनी बहन के जैसे ही मुझे मानता था और भैया को भी अपना भैया मानता था। रामू घर को इतनी अच्छी तरीके से संभालने लगा कि हम लोगों को किसी भी तरह की फिक्र ही नहीं रही। अब मुझे भी किसी भी तरह की फिक्र ना रही। रामू भैया के आने से पहले उनके कपड़े निकाल देता और खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों का अच्छे से बंदोबस्त कर देता और हम दोनों भाई बहनों के लिए अच्छे से खाना लगा देता। हम भी रामू को अपने ही परिवार के सदस्य की तरह रखने लग गए। अब मैं रामू के साथ खुद को बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जब भैया घर पर नहीं होते थे तो रामू घर पर होता था, तो मुझे जरा भी नहीं लगता था कि एक नौकर हमारे घर में है। मैं उसे अपने भाई के जैसे ही मानती थी। खैर कुछ दिनों बाद मुझे भैया फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए, ताकि मेरी तबीयत में कोई सुधार आया है क्या, इस चीज़ का पता लगाया जा सके। तभी डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि हाँ, कुछ तो सुधार आया है, लेकिन इन्हें रोज़ाना नारियल पानी दिया जाए ताकि इनकी कमज़ोरी दूर हो जाए। तभी भैया ने कहा कि मैं जब रोज़ ऑफिस से आ जाया करूँगा तो तुम्हारे लिए ताज़ा नारियल पानी ले आया करूँगा। तुम फिक्र मत करो और अच्छे से नारियल पानी पीकर फिर से ताकतवर हो जाओ, ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी हासिल कर लो। खैर ऐसे ही हम हंसी मजाक करते हुए भैया और मैं घर पर आए और रामू ने मुझे फल काट कर दे दिए और मैं फल खाने लग गई। भैया रोजाना मेरे लिए नारियल पानी लेकर आते। वह नारियल पर पानी लाकर ही रख देते और खुद नहाने के लिए चले जाते और मैं नारियल पानी पी लेती। नारियल पानी पीते ही जैसे मानो मुझे चक्कर से आने शुरू हो जाते और मैं बेहोश हो जाती। उसके बाद जब मुझे होश आता तो मैं खुद के शरीर के ऊपर खरोंच के निशान पाती और दर्द के मारे खुद को पूरा शरीर टूटते हुए भी देखती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मुझे लगा कि मुझे कमजोरी है और नारियल पानी शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से मैं सो जाती हूँ। और रही बात खरोंच के निशान की, तो ऐसे ही मच्छर काट लेते होंगे। मैंने शुरू शुरू में ऐसे किसी भी तरह का वहम अपने मन में नहीं पाला। कई बार तो भैया भी मुझसे पूछ लेते कि ऐसी तुझे क्या नींद आती है कि नारियल पानी पीते ही सो जाती है। तभी मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता। फिर भैया ने भी इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। अब तो जैसे यह सब मेरे साथ रोजाना होने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। शरीर के ऊपर खरोंच के निशान और मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना मुझे तो किसी और ही तरह से शक हो में डाल रहा था। लेकिन मैं किसी पर शक कर सकती थी? रामू तो बेचारा किचन से बाहर भी नहीं आता था और नारियल पानी पीने के बाद ही मेरे साथ ऐसा होता था। मुझे तो
उस नारियल पानी में ही कोई ना कोई दिक्कत लग रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपने भैया के ऊपर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब से माता पिता गए थे उसके बाद से भैया ने ही मुझे संभाला था और हमेशा से मेरा ख्याल रखा था। उन्होंने कभी भी मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी और वह मेरे भाई थे। मैं उनके ऊपर इस तरह का कोई शक नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये अब यही समस्या मुझे हर रोज़ खाने लगी। मैं परेशान होने लगी थी और इसी परेशानी की वजह से मुझे रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। जब भी मैं नारियल पानी पीने के बाद बेहोश होती थी और उसके बाद जब मुझे होश आता उसके बाद मैं ज़रा भी नहीं सो पाती थी और पूरी रात ऐसे ही निकाल देती थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं यह सब बातें भैया को भी ज़्यादा बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी और फिर उनके मन में न जाने किस तरीके की भावना आ जाती। वह बेवजह परेशान हो जाते कि वह नारियल पानी लेकर आते हैं और मैं उस नारियल पानी को लेकर शक करती हूँ। इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। अब मेरा पूरा शरीर भारी भारी रहने लगा और मेरा सर भी चक्कर खाने लगता था और जब मैं कुछ खाती थी तो मुझे उल्टियाँ होने लग जाती थी। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं उनमें ज़रा भी अपना ध्यान नहीं लगा पाती थी। जिस तरह मैं पहले पढ़ाई करती थी और हमेशा ही फर्स्ट नंबर पर आती थी, लेकिन अब तो मेरा पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ध्यान हट चुका था। बस दिन भर मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ती थीं कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डॉक्टर से चेकअप करवा लेती हूँ। तभी एक रोज़ भैया ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने सोचा अकेले ही चेकअप करवा आती हूँ। यही सोच कर मैं डॉक्टर के यहाँ गई और उन्होंने सारी कहानी बता दी। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया और रिपोर्ट निकाल कर कहा कि तुम कुछ समय से बेहोशी की दवाई ले रही हो। ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। आखिर भला मैं बेहोशी की दवाई क्यों लूँगी? लेकिन मैं कुछ ना बोली और डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर मरे मरे कदमों से घर की ओर चल पड़ी। अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं बेहोशी की दवा क्यों लूँगी भला, और नारियल पानी के साथ मुझे बेहोशी की दवा देता कौन है। और वैसे भी नारियल पानी तो भैया लेकर आते हैं और भैया ही मुझे पिलाते हैं। फिर मेरे मन में आया कि भैया ऐसा क्यों करेंगे। अब तो मुझे सारी सच्चाई जाननी ही थी कि आखिर मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। यह सब बातें मेरे दिमाग से किसी भी तरह से नहीं निकल रही थीं और आखिर मैं अपना ये दुख किसे बता सकती थी। मैं भैया को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे उनकी फ़िक्र हो रही थी और मेरा कोई भी नहीं था दुनिया में जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। इसलिए मैं सारा दुख दर्द हमेशा अपने अंदर ही दबा कर रख लेती। लेकिन तभी मैंने सोचा कि मुझे यह सब पता तो लगाना पड़ेगा। यूँ कब तक मैं खुद के ऊपर जुल्म को सहती रहूँगी। आखिर पता तो चले कि मेरे साथ यह कौन कर रहा है। मैं चाहकर भी भैया के ऊपर शक नहीं कर पा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो मेरा ध्यान बार बार भैया के ऊपर ही जा रहा था। लेकिन तभी मेरे मन में आ जाता कि भैया ऐसा कभी भी नहीं कर सकते और भला ऐसा करने पर उन्हें क्या लाभ होगा। खैर, फिर मैंने सोचा कि जब तक मुझे सारी सच्चाई पता नहीं चल जाती तब तक मैं किसी के ऊपर भी शक नहीं कर सकती और बेवजह ऐसे किसी पर शक करना ठीक भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जब कल भैया नारियल पानी को लेकर आएंगे तो मैं नारियल पानी नहीं पीऊँगी, तो नारियल पानी पीने का नाटक करके बेहोश होने का नाटक करूँगी और उसके बाद देखूँगी कि होता क्या है। तभी मैंने प्लान के मुताबिक दूसरे दिन भैया से आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। दरअसल भैया मुझे हमेशा ही कॉलेज अपने साथ ही लेकर जाते थे और कॉलेज के बाहर मुझे छोड़ देते और आते समय मुझे अपने साथ ही लेकर आते थे। लेकिन आज मैं नहीं गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर पूरा दिन घर में होता क्या है और भैया नारियल पानी में क्या मिलाते हैं। अगर आज मैं साथ में नहीं जाऊंगी तो ज़रूर भैया कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए मैं घर पर ही रह गई। शाम को जब भैया घर पर आए तो उन्होंने मुझे नारियल पानी देते हुए कहा कि यह नारियल पानी पी लो, तुम्हें ठीक लगेगा। और फिर मेरी तबीयत का पूछने के बाद वह नहाने के लिए चले गए। तभी मैंने वह नारियल पानी वहीं पर रख दिया। तभी राजू वहाँ पर आया और कहने लगा कि मैम नारियल पानी दीजिए।
मैं इसे ठंडा करने के लिए रख देता हूँ। तभी मैंने कहा ठीक है। जब नारियल पानी राजू ने ठंडा करने के लिए रख दिया और जब उसने मुझे लाकर दिया तो मैंने खांसने का नाटक किया। तभी राजू रसोई घर से पानी लाने के लिए चला गया तो मैंने वह नारियल पानी एक पौधे में डाल दिया और बेहोशी का नाटक करके सोने लगी। लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी। मेरी भले ही आंखें बंद थीं लेकिन मैं सब कुछ सुन पा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि मेरे भैया मेरे पास आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ रितु, तुम्हें नींद आ गई क्या। तभी भैया बड़ी सांस लेते हुए कहने लगे कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, हर रोज नारियल पानी पीते ही सो जाती है। खैर, दिन में पूरा थक जाती होगी और आज वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए भैया ने मुझे उठाया और मेरे कमरे में सुलाकर वापस अपने कमरे में चले गए। तब तो मेरे दिमाग में आ गया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह सब तो मेरा वहम था। फिर मेरे मन में आया कि मुझे यूं ऐसे उठना नहीं चाहिए, देखती हूँ आगे क्या होता है। तभी थोड़ी ही देर बाद देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कोई मेरे कमरे के अंदर आ रहा है। मैं वहीं पर अपनी आंख बंद किए हुए सोती रही। मैंने जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं बेहोश नहीं हूँ। तभी मैंने देखा कि कोई आदमी मेरे कमरे में आता है और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करता है। तभी मैंने अचानक आंखें खोल दी और उस कमरे के अंदर अंधेरा होने की वजह से मैं उस आदमी को देख नहीं पाई। इसलिए मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे भैया कमरे में आ गए और फिर लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद देखा तो हम लोगों के पैर के तले से ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि मेरे कमरे में तो राजू खड़ा है। तभी मैंने राजू के खींच कर तमाचा दे मारा और फिर भैया को सारी बातें बता दी कि किस तरह नारियल पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी और होश में आने के बाद जब देखती थी तो मेरे पूरे शरीर के ऊपर खरोंच के निशान होते थे और किस तरह मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई थी और मुझे डॉक्टर के द्वारा पता चला कि मुझे बेहोशी की दवा दी जा रही है। भैया यह सब सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने राजू को पीटना शुरू कर दिया। तभी मैंने राजू को भैया से छुड़वाते हुए पूछने लगी कि आखिर तुम यह सब कर क्यों रहे थे। तभी राजू ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि मैम जी हमें माफ़ कर दो। दरअसल मुझे अपनी हवस की प्यास मिटानी थी और मैंने जब से आपको देखा था तब से मेरे मन में गंदे ख्याल आने लगे। इसलिए मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जब भैया आपके लिए नारियल पानी लेकर आते थे तो मैं उस गिलास में निकालने के बाद जब ठंडा करने के लिए रखता था तो उसके अंदर नशीली दवाई मिला देता था और आप नारियल पानी पीने के बाद सो जाती थी। जब भैया आपके पास आते थे तो मैं बोल देता था कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नींद आ गई है। तभी भैया आपको उठाकर जब कमरे के अंदर सुलाकर अपने कमरे में चले जाते तो मैं मौके का फ़ायदा उठाकर आपके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता और आपके साथ अपनी हवस को मिटाकर। यह सब इसी तरह हो रहा था। तभी मैंने भैया से कहा कि मुझे शक होने के बाद मैंने नारियल पानी नहीं पिया और आज काला सच हमारे सामने आ गया कि तभी भैया ने पुलिस को फ़ोन लगाया। राजू को पुलिस के हवाले कर दिया और मेरे सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगे कि मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाया। तभी मैंने भैया को कसकर गले लगा लिया और कहा कि आपकी कोई गलती नहीं थी। हम लोगों ने समझदारी की और उस दरिंदे को पुलिस के हवाले कर दिया। अब खुशी खुशी हम लोग अपने जीवन में रहने लगे। धन्यवाद। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नई कहानी के साथ।